चलो, हम लोग ने कल रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम पढ़ा था, याद है? रेयरर मीडियम वो मीडियम थे, हाँ, रेयरर मीडियम वो मीडियम होते थे जिसमें रेयरर मीडियम कौन से मीडियम होते थे? तो रेयरर और डेंसर, कितना ज्यादा रेयरर है और कितना ज्यादा डेंसर है कैसे पता करोगे भाई? उससे शहद, अरे क्या देते शहद पानी लेकर, पहले खाली हो लेंगे। हम सिंपल सवाल पूछ रहे हैं। मैंने लाइट को जाते देखा, ठीक है? मैंने, ये स्लैब है, ठीक है? मैं लाइट ऐसे गई, हाँ, लाइट ऐसे गई और इधर खिसक गई, ठीक है? अब मुझे पता करना है कि ये कितना ज्यादा रियरर है और ये कितना ज्यादा डेंसर है। अब मुझे बताओ ये रियरर है या डेंसर है? अब मुझे इतना बताओ। ये रेयर है। कैसे कह दिया रियरर है? ये रेयर नहीं, वो डेंसर है, डेंसर है। अच्छा ठीक है, चलो, जो लोग कह रहे हैं डेंसर है वो डेंसर होने का रीजन बताएं, जो कह रहे हैं रियरर है वो रियरर होने का रीजन बताएं। बताओ डेंसर होने का। हाँ बताओ, डेंसर होने का, हाँ बताओ। हाँ, जब बताने दो, हाँ। अभिलंब है बीच का, वो जितना अभिलंब है कहाँ? कहाँ? ये तो अभिलंब तो है नहीं, ये तो लाइट की रे है। डेंसर है कि रेयर है? सिंपल सा सवाल। ये जो मीडियम है, ये जो मैंने खींचा है, जितना ये आर की तरफ झुकेगा उतना ही आर दिख रहा है आपको? आर सिंपल सा सवाल ये है कि ये मीडियम जिससे लाइट पार होकर के गई है, ये रियरर है कि डेंसर है? ये डेंसर है, इसका बीच में वो ये रेयर है। अभिलंब कहाँ खींच रहा है? बीच में, बीच में। ये और ये किस तरफ होगा? किस तरफ होगा? इधर, इधर। इधर। बिल्कुल गलत। ये बीच का, ये क्या है? ये क्या है? ये दोनों क्या है? बीच का अभिलंब है ये अभिलंब है, नॉर्मल, ठीक है। ये क्या है? और ये प्रकाश की रे है और प्रकाश की रे, तो ये भी है। ये रियल हाँ जी, रेयरर है कि डेंसर है? मेरे को तो देखा तो रेयर है भाई। अरे बेवकूफ हो, जब हमने नॉर्मल नहीं बनाया, जब हमने अंदाजे से जो रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए वो नहीं बनाई, सिर्फ एक रिफ्लेक्शन दिखा दिया, तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये रेयरर है कि डेंसर है? बिना मैंने क्या कहा था? जितना ज्यादा नॉर्मल की तरफ खिसकेगी रे, उतनी ज्यादा डेंसर होगी, मीडियम उतना ज्यादा डेंसर होगा, ठीक? अब बताओ, ऐसे आपने कैसे कह दिया बिना नॉर्मल के कि रेयरर है कि डेंसर है? सब तुक्केबाज ही हैं सब, और तुक्के देखो हमारे डेंसर है उसका लॉजिक भी दे रही हैं, दी, ठीक? एक्चुअल में रे को सीधे चले जाना चाहिए था, हाँ, ठीक है? लेकिन ये खिसक गई। अब इन दोनों के हिसाब से एक्चुअल में ये देखो, ये तो रिफ्रैक्शन हुआ ना, रिफ्रैक्शन हुआ इसमें, ठीक है? ये लाइट की रे ऐसे बनेगी, ये इसके बीच का नॉर्मल है, ये इसके बीच का नॉर्मल है, ठीक है? अब बताओ नॉर्मल के पास जा रही है कि नॉर्मल से दूर जा रही है? दूर जा रही है, दूर जा रही है। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है? ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। अब मुझे बताओ नॉर्मल के करीब जा रही है, नॉर्मल से दूर जा रही है? नॉर्मल के हम देखो लॉजिक पूछ लेंगे, दूर के करीब कैसे कह सकते हो, कैसे कह सकते हो दूर, कैसे कह सकते हो करीब? सर पास जा रही है, पास जा रही है, हाँ, पास जा रही है। सर जितना हम ये लाइट ऐसे करेंगे ये पास होगी, और अगर ऐसे हम जब लाइट को इस तरफ करेंगे, ऊपर की तरफ, तो तो ये लाइट के पास जाएगी, इसका मतलब दूर जाएगी। लेकिन जब हम लाइट को नीचे की तरफ करेंगे तो ये एंगल के पास जाएगी। बट अभी तो लाइन स्ट्रेट है, तो अभी ये डेंसर मीडियम नहीं है, ये रेयरर मीडियम है। इसका लॉजिक ये है
कि यहाँ पर मैंने क्या कहा था, जितना ज्यादा करीब जाएगी मीडियम उतना ज्यादा डेंसर होगा, जितना दूर जाएगी मीडियम उतना ज्यादा रेयरर होगा। ठीक है, तो अब जब ये नॉर्मल खींचा और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे गई कैसे ऊपर की तरफ। अब मुझे बताओ, ये यहां के बजाय यहां आ गई, इसका मतलब नॉर्मल ही की तरफ तो गई। नहीं समझ में आया? गुड। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे ऐसी होनी चाहिए थी, गई कैसी ऊपर की तरफ, तो ये जानी चाहिए थी लेकिन गई ऐसे, तो इसका मतलब नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होते 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 ही तो नॉर्मल को पार कर गई, तो इसका मतलब नॉर्मल की तरफ तो शिफ्ट हुई। तो जब नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होती तब मीडियम क्या होता है ज्यादा, यहां से नॉर्मल की तरफ आई, मीडियम क्या हो जाएगा, जितना नॉर्मल की तरफ खिसकती है हम कहते हैं मीडियम उतना डेंसर होता जाता है। लेकिन अब यहां देखो नॉर्मल से दूर जा रही है कि नहीं जा रही है, तो अब मीडियम क्या हो जाएगा, रेयरर। तो मैं ही तो कह रहा हूं कि मीडियम डेंसर नहीं रेयरर है। अब समझे? अभी भी नहीं समझे? कितने लोग हैं जिनको नहीं समझ में आया, हाथ उठाओ। शिफा, गुड। और 1 2 3 तुम्हें आया? चलो अब दोबारा सुनो, ये लाइट की इंसिडेंट रे है, इसको जाना ऐसे चाहिए था, सिंपल ही रिफ्लेक्ट हो गया ऐसे, लेकिन गई ऐसे, समझे? तो अब इसका मतलब ही खिसकती गई, ये नॉर्मल था, यहाँ जनरली ये नॉर्मल था, बस मैंने इसको मिटा दिया, यहाँ नॉर्मल बना दिया। ये इंसिडेंट रे खिसक करके यहाँ तक आई, अब खिसक नॉर्मल को पार कर गई। तो अब देखा जाए तो जितना मैं इसको नीचे खींचूंगा नॉर्मल से दूरी तो जाती जाएगी, समझ रहे हो? तो जितना ही नॉर्मल से दूर जाती जाएगी मीडियम उतना रेयरर। तो अब देखो मीडियम से दूर जा रही कि नहीं जा रही है, तो बिना नॉर्मल के आप नहीं बता सकते हो कि ये जो जिस मीडियम में गई थी वो रेयरर था कि डेंसर था। अब समझ में आया? अभी भी नहीं आया? आ गया। अभी आप बीमार हो, अभी भी तुम कब तक रहने वाली हो बीमार? चलो, एक ही कॉन्सेप्ट समझाने में सारी एनर्जी चली जाती है। चलो चलो हेडिंग डालो, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। शायद आएगी। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने के लिए हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझा कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है। लाइट रे की फॉर्म में भी ट्रैवल करती है, वेव की फॉर्म में भी ट्रैवल करती है, लेकिन हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि लाइट की फॉर्म ऑफ रे यानी कि किरण के तरीके से जो लाइट चलती है हमें वही पढ़ना। सबसे पहले पॉइंट हमने पढ़ा कि हमेशा स्नेल्स का लॉ होता है। स्नेल्स लॉ में हमने पढ़ा कि लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए साइन आई और साइन आर, ये हमने स्नेल के नियम में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि किसी भी दर्पण से जब भी कोई रिफ्लेक्शन होता है तो उसका मिरर फॉर्मूला क्या होता है, जोर से बोलो, 1/f इज इक्वल टू 1/y। यू और वे कर भी ऐसे ही, ऐसे V फॉर अम्ब्रेला और U फॉर वैन, है ना? ठीक, चाहे V और U आगे पीछे कर दो, कोई उससे मतलब नहीं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें हमने इसकी डेरिवेशन भी कर ली थी। एंड देन उसके बाद हमने पढ़ा मैग्निफिकेशन, जिसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी थी। अब नेक्स्ट
टॉपिक जो हमारा आता है रिफ्लेक्टिव। अच्छा, फिर हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन हमको पता चल गया, लाइट टकरा करके अपने अपने पाथ्स को चेंज कर देती है सेम मीडियम में। रिफ्लेक्शन दूसरे मीडियम में जाती है, रिफ्रैक्शन। समझ गए? लाइट टकरा करके जब दूसरे मीडियम में अपने पाथ से हट जाए तो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। ठीक है, समझ में आ गया? अब इससे पहले कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ें, हम एक बात समझ लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जैसे आप लोग अभी केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ोगे जिसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज ये बताती है कि कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कितना कम रिएक्टिव है। जैसे गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है, प्लैटिनम उससे ज्यादा कम रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम, पोटेशियम। इनको अगर तुम पानी में डालोगे फौरन ही आग लग जाएगी। ठीक, पोटेशियम का इस्तेमाल ज्यादातर तो पटाखों में किया जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये इनके रिएक्टिविटी के हिसाब से इनको रखा गया है। उसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जिसमें ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है, अब जब भी बात आएगी रिफ्रैक्शन की, अपवर्तनांक की, तो तुम अपने आप समझ जाओगे कि ये वो मीडियम की बात हो रही है जिसमें लाइट जा रही है। ठीक, और जाने के बाद अपने पाथ को क्या कर रही है? चेंज कर रही है। इसमें हमने दो चीज पढ़ ली थी कि जितना ज्यादा वो नॉर्मल की तरफ, अभिलंब की तरफ झुकेगी, मीडियम उतना ज्यादा डेंसर, जितना उससे दूर भागेगी, मीडियम उतना ज्यादा रियरर, उतना ज्यादा सघन और विरल। विरल माध्यम होता है रियरर, सघन माध्यम होता है डेंसर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों साथ मिलकर पढ़ो ताकि मजा आए पढ़ने में। अब उससे पहले हम लोग एक छोटा सा एक पॉइंट समझ लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने से पहले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इंट्रोडक्शन समझते हैं क्या होता है। ठीक, उससे पहले हम एक छोटा सा ड्राइंग बना करके समझते हैं इस चीज को। मेरे साथ साथ बनाओ ताकि बाद में वो ना हो। अरे कोई बात नहीं, हम पानी ऐसे कर देंगे बस बस। टेढ़े है ना, चलो ग्लास स्लैब बनाना, तुम लोग सीधा बनाओ इसको, यहाँ बनाते बड़ा सा। हमारे यहाँ का टब टेढ़ा है, तुम लोग को दिक्कत है? हम लोग ने 99 से खरीदा था, आधे से ज्यादा डिफेक्टिव माल होता है उसमें। ठीक है, टेढ़ा सच में बहुत ज्यादा टेढ़ा है, जैसे लग रहा है ऐसे। कुरकुरे का ऐड नहीं देखा क्या तुमने टेढ़े मेढ़े का? टेढ़ा मेढ़ा है अब ठीक है, लेकिन अब ऐसे वाला टेढ़ा हो गया। कैसे है, औरतें कभी खुश नहीं रह सकती भाई। ये एक्चुअली में कोई टब नहीं है, ठीक है, तुम लोग उसको टब ना समझ लेना कि कोई टब है। ठीक है, मैं टब के बजाय दूसरे का एग्जांपल ले रहा हूँ। ये एक मोटा सा ग्लास है, ग्लास। ग्लास पानी ही पीने वाला ग्लास नहीं होता है, शीशे को भी ग्लास कहते हैं, है ना? आकिब कौन सा ग्लास है ये? भाई ये पानी पी रहा नहीं, पानी पीने वाला नहीं। भाई वो खत्म हो गई भाई। खत्म हो गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं अभी से मेरी हाँ जो बस एक मिनट बाकी है बस। एस्पिरेंट की हाँ। कैसी लगी? अच्छी लगी थी बात तो ऐसे तो भेजिए भाई, बहुत सारी हैं ऐसी, दे दीजिए भाई। बट प्रॉब्लम ये इंग्लिश में है दोस्त। दिल पे लगी। ना तो हम बॉलीवुड ज्यादा सजेस्ट करते हैं, ना ही बॉलीवुड ज्यादा देखते हैं। बढ़िया थी भाई, लेकिन चल ये क्या होगा? ये
ये M है, अरे ये अभिलंब है, नॉर्मल है ये, ठीक है। यहाँ पे M लिखना चाहिए। अरे ये पॉइंट पे एम एन ये सब नॉर्मल है। कैमरा में फोकस करो। ये बना दो। बना यार देखो जिधर का खाना है बना तो बना। देखो मेरे जैसे मैं बना रहा हूँ। बनाओ तो बताएं क्या है। पहले तुम दोनों नीचे बैठो, काहे ऊपर बैठी हो? दिखाई नहीं दे रहा भाई। तुम लोग को नहीं दिख रहा है? मुझे पता नहीं। हाँ, इन लोग को नहीं दिख रहा तो भाई क्या और किसको दिखेगा? तो आप देखिए यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे कि इसमें लाइट की रे आती है, हाँ ठीक है, अपने पाथ को डेविएट करती है हाँ और फिर से डेविएट करती है। मतलब शीशे के ऊपर से लाइट अंदर आई, फिर शीशे के अंदर से बाहर जब निकली तो भी अपने पाथ को डिफ्लेक्ट कर गई। क्या ये गिलास लिखा है, शीशा है एक, आर पार इसे देख सकते हैं जी। ग्लास का टुकड़ा है, स्लैब कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। मतलब ये दूसरा कैसे है, ऐसे ऐसे दिख रहा है। ये किसी ने पकड़ रखा है, हाथ भी बना दें। ये ऐसे बस ऐसे ही है, बस 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 ऐसे ही, हाँ बस ऐसे ही है, ठीक है। तो आई लाइट इधर से, क्या बात है भाई जान भाई कान डंडा करा है इसे मुझे कान चाहिए। मुंह अपना मास्क से बन के फिर बन जान दो वीडियो तो बताते हैं। हाँ। तो उसके बाद यहाँ से लाइट आई, पॉइंट ए से आई, चली ग्लास के अंदर गई, टर्न हुई और शिफ्ट होकर के बी की तरफ से बाहर निकल गई, ठीक है। अब अगर यही चीज सेम मीडियम में होती, सिर्फ टकराती, कोई स्लैब ना होता, तो ये कुछ इस तरीके से चली जाती, हाँ वायु की तरफ चली जाती और ये इसका अभिलंब हो जाता सिंपली, ठीक। बट यहां देखो तुम, ये लाइट और ये लाइट, ये दोनों एक ही एंगल में तो जा रही हैं, बट ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, लेकिन देखो दोनों एक तरफ शिफ्टेड है। अगर तुम इस लाइट को ये हाथ दे दो और इस लाइट को ये हाथ दे दो, तो देखो दोनों एक ही सोर्स लग रहा है, दोनों का सेम ही है। अगर मैं इस लाइट को यहाँ तक खींच दूं और इसको यहाँ तक खींच दूं, तो देखो दोनों एक पॉइंट से निकलेंगे कि नहीं निकल रहे हैं, है ना। तो डिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जब टर्न होकर के सेम मीडियम में जाती है तो ऐसी लगती है कि दोनों ही सेम सोर्स से निकली हो, समझ गए। अब जब लाइट एक वायु में थी, फिर ग्लास में गई, फिर फर्स्ट मीडियम तुम्हारा ये हो गया, सेकंड मीडियम ये हो गया और दोबारा फर्स्ट मीडियम ये हो गया, ठीक है, समझ गया। तो अब फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, दोबारा फर्स्ट मीडियम में चले गए। तो टकराई कितनी बार लाइट? दो बार टकराई। तो इन्हीं दो बार के टकराने को हम एन और म्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? एन और म्यू। म्यू जो होता है इसी को कहते हैं हम अपवर्तनांक, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे ही बनेंगे तो ये म्यू है, म्यू, एम नहीं है, म्यू, इसको कहते हैं म्यू,
एम और म्यू अलग अलग। हाँ एम ऐसे है, इसमें जो एम यूज हुआ है एम, ये एम है, म्यू नहीं है। ये एम तुम्हारा ये दिखाने, नॉर्मल दिखाने के लिए, समझ रहे हो। और ये जो है ये म्यू है। म्यू तुम्हारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो असल में जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो लिखते हैं म्यू या एन, म्यू या एन दोनों ही यूज करते हैं, बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, साइन ये सब फॉर्मूला है। जी। डेरिवेशन नहीं करवाएंगे। नहीं, म्यू भी लिख सकते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, और एन भी लिखते हैं, क्योंकि म्यू अभी तुम्हारे में ज्यादा यूज नहीं होगा। म्यू 11, हाँ म्यू 11 12 में ज्यादा इस्तेमाल होगा, ठीक है। तुम लोग क्या समझोगे, ज्यादातर क्या ध्यान रखना है, एन, ठीक। अब लिखा कैसे होगा, सवाल कैसे बनते हैं, सवाल ऐसे बनते हैं कि भाई एक लाइट की रे है तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो हम ऐसे लिखते हैं 1 and 2 इज इक्वल टू, अब ये जो कोण बना रही है ना, पहले मीडियम का कोण एंगल आई, दूसरे मीडियम का कोण एंगल आर, I1 I2 R1 R, समझ गए। तो हम दोनों ही के लिए अलग अलग निकालेंगे, तो साइन आई अपॉन साइन आर। अब साइन बड़ा आर क्यों लेते हैं, छोटा आर? साइन आर, साइन क्या होता है, सबसे पहले तो यही समझो, साइन ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। तो साइन, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, ये पूरा एक चैप्टर है, आप पढ़ोगे अभी से। अगर उसकी आइडेंटिटी याद कर लो तो तुम्हारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। साइन, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है। हाँ मैं इसको लिखवा के इसके सारे पूरा बना दूंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना नोट कर लो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का ये टर्म बताता हूँ क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्री आगे पढ़ाने भी है। इथिन, इथिन वाला नहीं है। इथिन, पिथिन, नीथिन, ये याद करवा दीजिए। मीथिल, प्रोप, ब्यूट, पेंटेक्स, हेप्ट, ऑक्नॉन, डेक, ये जिक्र पढ़ाया था इसी क्लास में, याद है। जिक्र याद है। नहीं करवाएगा भाई। ये कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मुझे भी याद। बहुत मजा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जितना मजा आता है स्कूल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में ना, उतनी नफरत लगती है 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में। इसलिए तो कह रहे हैं आप पढ़ाइए केमिस्ट्री हाँ अभी असल में 11th क्लास वालों को भी पढ़ाना है ना। सर, जितना बायो में नहीं समझ में आता है वो शक्ति का। हाँ भाई, कभी कभी नहीं आता है भाई, कभी कभी नहीं आता है। हाँ मतलब समझ में अब ये सब परफेक्ट टीचर नहीं है ना, धीरे धीरे हो जाएंगे परफेक्ट। अरे वो वो तुम लोग असल देखो, प्रॉब्लम उनकी नहीं, तुम लोग को दानव लोग। प्रॉब्लम ये है, तुम लोग के चेहरे से लगता है कि अभी अगर थोड़ा टीचर हल्का सा भूल जाए ना तो चढ़ बैठे उसके ऊपर। ये हमें ही पता है कि हम कितना कंट्रोल होकर के तुम लोग को पढ़ाते हैं, समझ रहे हो। पहले खुद पढ़ के आना पड़ता है तुम लोग को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इस टॉपिक को ये रोक करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ आइडेंटिटी देख लेते हैं, क्योंकि इस्तेमाल हो रही है इसमें। पता चले तुम लोग को साइन क्या है, कॉस क्या है, कोसेक क्या है, टैन क्या है, कॉट क्या है, ठीक है। क्या है, तो इसको वाला भी लिखवा दीजिए। हाँ थीटा वाले लिखवा दे रहा हूँ। 77 है। मेरे साथ ये पूरी टेबल बना लो, ठीक है। जी भाई। साइन, साइन, कॉस, टैन, जगह नहीं बचेगी इस पे, थोड़ा छोटा करके लिखना पड़ेगा। चलो भाई क्या? तो सिन लिख रहा है कि साइन? साइन, सिन तो तुम लोग करते हो। सिन का मतलब क्या होता है? गाना सिन का मतलब होता है गुना। तो ये 10 लिखा है क्या? और टैन, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, कॉट ये 3 है ना? क्या ये कोसेक, सेक, SEC, सेक, कॉट, ठीक। अब यहाँ आता है 0, 30, 45, भाई जीरो ये भी लिखना पड़ेगा। 60, 90 तो ये क्या होता है? 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30, वो जो एंगल आई और एंगल आर बनता था ना,
वाले को पढ़ाया हाँ एक बार 12th वाले को पढ़ाया था जी। तुम्हें पता ये नहीं पढ़ा साइन 0 0 1 बाय अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 बाय 2 0 1 बाय 2 ये क्या लिखा है 0 1 बाय 2 1 बाय सॉरी ये क्या लिखा है सर चुप जाओ 0 1 बाय 2 1 बाय अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 बाय 2 1 1 रूट 3 बाय 2 1 बाय अंडर रूट 2 1 बाय 2 0 0 1 बाय अंडर रूट 3 1 अंडर रूट 3 not defined cosec 0 2 root 2 2 by root 3 1 1 2 by root 3 root 2 root 2 2 0 0 root 3 1 1 by root 3 not defined बना लो सर जो है sin याद कर लेंगे तो cos याद हो जाएगा साइन याद कर लोगे तो कॉस याद हो जाएगा tan याद कर लोगे तो बाकी साइन और tan याद करना बाकी सब अपने आप याद हो जाएंगे भाई भाई जी सर ये MD का है नॉट डिफाइंड भाई एक बार सीरियस से बोलिए तो भाई ये क्या करता था साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट देखो साइन को याद करना है बस बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा 0 1 by 2 1 by अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 by 2 1 अब साइन का ही उल्टा कॉस है 1 1 रूट 3 by 2 रूट 3 by 2 1 by रूट 2 1 by रूट 2 1 by 2 0 जस्ट रिवर्स जस्ट रिवर्स नहीं याद करना पड़ेगा इसको ध्यान रखो एग्जैक्टली क्योंकि फौरन सारा काम होगा। अब जैसे मान लो आ गया साइन 60 तो साइन 60 कहाँ लगाओगे साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी रूट 3 by 2 आएगा ना स्नेस लॉ में साइन आई अपॉन साइन आर आएगा नहीं कि नहीं आएगा तो कहां से रखोगे उसको। उसके बाद tan को निकालने का हम तरीका बता दे रहे हैं कि tan निकलता कैसे है बाकी याद कर लो ज्यादा अच्छा ठीक 0 1 by अंडर रूट 3 1 अंडर रूट 3 नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा है cot अब देखो कोसेक साइन का उल्टा है मतलब रिवर्स ऊपर नीचे कर दो ठीक 0 का 0 1 by रूट 2 का 2 by 1 सॉरी 1 by 2 का 2 2 by 1 तो 1 नीचे हम लिखते नहीं है ठीक 1 अपॉन रूट 2 तो 1 नीचे रूट 2 पर ठीक अंडर रूट 3 by 2 तो ये 2 by अंडर रूट 3 by 3 ऊपर चला 3 नीचे चला गया 2 ऊपर चला आया ठीक है एंड उसके बाद 1 का 1 ही उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। सेक उल्टा है कॉस का ठीक 1 का 1 ही है रूट 3 by 2 है तो 2 by रूट 3 1 by रूट 2 है रूट 2 1 अपॉन 2 सिर्फ 2 0 का 0 tan का उल्टा कॉट है 0 का 0 1 अपॉन रूट 3 का रूट 3 1 का 1 उसके बाद रूट 3 का 1 by रूट 3 और नॉट डिफाइंड ठीक है समझ में आ गया क्लियर है। सर sin का साइन का sin सिन का मतलब गुना होता है हाँ साइन का ऐसे फिर ऐसे लिखेंगे एनडी लिखा कि एफ है एन डी नॉट डिफाइंड। डिफाइंड अब जिसकी मैथ्स अच्छी है और वो tan भूल गया तो वो tan निकाल सकता है। tan निकालने का तरीका इतना नोट कर लिया ना इरेज कर दे नहीं चाहिए सर चलो यहाँ देख लो tan जो होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस साइन को कॉस से डिवाइड करो तो tan आ जाएगा रख के देखते हैं tan इज इक्वल टू मान लेते हैं मुझे tan 60 निकालना है तो मैं साइन 60 और कॉस 60 रख देता हूँ ठीक है तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है रूट 3 by 2 रूट 3 by 2 फिर डिवाइड का साइन लगा देता हूँ ये डिवाइड का साइन और cos 60 रख देता हूँ cos 60 कितना 1 by 2 1 by
2, तो √3/2 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाएगा 1/2, ओ सॉरी 2/1, मल्टीप्लाई में बदलते हैं, पलट देते हैं, 2 से 2 कैंसिल, tan की वैल्यू कितनी आ गई √3/1, 1 नीचे लिखते हैं, तो रूट देखो tan 60 की वैल्यू देखो कितनी आई, √3 आई कि नहीं आई, √3 आ गई। समझे? ट्रिग्नोमेट्री जब चैप्टर पढ़ोगे ना अपने मैथ्स में, तो या तो रो दोगे ट्रिग्नोमेट्री में या बड़ा मजा आएगा। ये है, देखो tan होती है sin अपॉन कॉस। अब मान लेते हैं मुझे tan 60 निकालना है, जिनको नहीं समझ में आया वो दोबारा सुन ले। tan क्या कहते हैं tan 60 निकालना है, तो उसके लिए मुझे sin 60 और cos 60 रख देना पड़ेगा। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, मुझे याद थी, क्योंकि मुझे sin याद है तो मुझे cos भी याद होगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि रिवर्स ही है जस्ट। तो मैंने sin 60 की वैल्यू रख दी √3/2, जो कि देखो √3/2 है sin 60, और cos 60 की वैल्यू है 1/2। फिर मुझे पता है ये देखो डिवाइड का साइन मैंने यहाँ लगा दिया है, ये डिवाइड का जो साइन है यहाँ लगा दिया है। तो अब क्या होता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं, तो पलट जाएगा, 2 पर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा √3/1, 1 को नीचे लिखते नहीं है, क्या आ जाएगा tan 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3, देखो है √3 की नहीं, समझा भाई साइन रहने दो प्लीज 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 प्लीज, ठीक है। साइन अब ये साइन कॉस टैन होते क्या हैं ये समझ लेते हैं, ठीक है। साइन कॉस और टैन होते क्या हैं, इनकी क्या जरूरत पड़ती है, हम क्यों पढ़ते हैं इनको, ये ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज है और क्या जरूरत है। काम क्या है भाई, यही जो बेटा नहीं है इसमें। ट्रिग्नोमेट्री अगर ना हो ना तो दुनिया की कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती है, कुछ नहीं बन सकता। ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता, इतना ध्यान रखो, कुछ भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल, ओवरऑल हर बंदा इस चीज को इस्तेमाल करता है। अब जितने भी लोग आर्टिस्ट होते हैं या जितने भी लोग लाइक मान लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, एक झूला बनाया जा रहा है, उस झूले को बनाने में ये सारी कैलकुलेशन इस्तेमाल करेंगे जो लोग बना रहे हैं, वरना अगर आप तो मजा लेने जाओगे झूले का, वो वहां जो आपको बचाता है ना वो ट्रिग्नोमेट्री बचा रही होती है। वो जो ब्रेक डांस पे आप झूलते हो बढ़िया सा घूमते रहते हो तब भी टकराते नहीं हो, क्यों? क्योंकि इन वैल्यूज ने आपको बचा रखा है और आप लोग जानते ही नहीं हो। अरे तो कहीं घूमते रहते हैं। सर कभी फेवरेट झूला है। ब्रेक डांस ना ऐसा लगता है अभी आके टकरा जाएंगे। हाँ बनाया हुआ है, दौड़ी वाला भूल जाते हैं। नहीं अभी तक झूले नहीं। एक बार हम हथौड़ी वाला झूला झूले थे बहराइच में, ऐसा लग रहा था वो खुद झूले रहते और जो इजराइल अलैहिस्सलाम है नहीं मौत के फरिश्ते, ऐसा लगता है सामने से आ रहे हैं। अरे हमने भी झूला ही नहीं है, अगर झूल लेंगे तो। हम बस एक बार झूले, उसके बाद हमने कह दिया था, उसके बाद हमने 6 गाली दी थी अपने कजन को जिसने मुझे बैठाया था उस पर। हाँ मैं गिन दिएगा। हाँ गिन के दिया था कसम से, 6 के 6 गाली हमने गिन के दिया था। देखो क्योंकि गाली गिननी पड़ती है, अपने कजन वजन को गाली दो तो गिननी पड़ती है, क्योंकि देखो हम उसकी माँ बहन को गाली देंगे तो वो हमारे भी तो रिश्तेदार निकल आएंगी, तो इसीलिए देखो जो बंदे गाली सोच के देते हैं ना वो बहुत सोच के देते हैं, क्या वैसे गाली देना नहीं चाहिए, ठीक है। चल अब ये साइन कॉस टैन होता है क्या देख लो इधर। साइन कोस टैन कोसेक सेक कोस। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एक एंगल 90 डिग्री है, हाँ 45 ठीक है। अलार्म बज रहा है, ये बता। अलार्म बज रहा है, अलार्म 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 बताए वाले भाई मेरा। सर कितना ज्यादा एक घंटे का एक आपका वीडियो है ना। हाँ तो वो तो बनते बन ही जाता है, ठीक है। ये हो गया ए बी और सी। अब इधर देखो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाँ ये तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है हाँ, और ये हाइपोटेनियस और ये हाइपोटेनियस होता है और ये बेस होता है, भी दोनों समझ लेना। ठीक है। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस होता है कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। बस यानी कि परपेंडिकुलर, कोस टैन बस। बस इसी का उल्टा कर दो भाई। साइन का उल्टा क्या होता है, कोस कॉसेक,
रिवर्स में तो कोसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा रिवर्स में। 3 ही याद करनी है आपको। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, देखो एक लोग ने क्या कहते हैं इसको याद करने का, हमारे टीचर ने तरीका बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। लेकिन किसी को बुरा भला कहने का कोई फायदा नहीं है, तो ऐसे याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ऐसे याद कर लो। अरे कसम से कितने जल्लाद हो तुम लोग, कसम से। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो ऐसे याद करो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे याद कर लो। अजीब है, सब इंसान नहीं हो, हम गलती करते फ्लेक्स कर रही हैं ये, आकर के खाली बैठ करके जब कुड को क्लाउड पढ़ती थी तब इन्होंने देखा था। अभी तुम लोग को तो फलक की एक बात पता ही नहीं है। फलक आई थी इंग्लिश पढ़ने के लिए, तो मैं भी इंग्लिश पढ़ती थी, हमसे पढ़ना आया था लेकिन हम बिजी थे, तब नहीं पढ़ा पा रहे थे। तो मैं ये इन्होंने कुड पढ़ा, कुल्ड पढ़ा, तो मैविश ने उसको ठीक कर दिया कि इसको कुड पढ़ो, फिर गलती कर दी, फिर मैविश ने ठीक कर दिया कुड पढ़ो। फिर आगे लाइन में ना क्लाउड आया, क्लाउड, क्लाउड की स्पेलिंग ये होती है CLUD। ये इतना फ्लो में थी कि इसको भी कुड पड़ गई। ठीक है, इतना फ्लो में थी। फिर मैविश हंसने लगी। अच्छा कुड कहा फर्स्ट टाइम, लेकिन कहा भी किसको, क्लाउड को। आपका कुड गई दिन, अच्छा कुड का क्या कुल्ड कहा था, कुल्ड, कुल्ड शुल्ड वुल्ड, और कौन है ऐसा है कोई? दूसरा नाम क्या बताओगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हरी बोल, हरी हरी बोल बोल दो क्या। इसको बना लो, तुम कहाँ बचे जाते हो, लड़के की बात मत बचा करो। बंगाल थे क्या?